हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड यहाँ। सी प्लस प्लस सीखने के सीरीज़ में आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। आज के वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस, फैक्ट्स, फीचर्स। तो एक एक करके हम तीनों पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। तो हम देखते हैं, हालांकि हमने कल भी पहले वीडियो में भी इस पॉइंट में डिस्कस किया था। तो बेजन स्ट्रोस्टप नाम के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इस लैंग्वेज को बनाया 1979 में AT&T बेल लैब में काम करते हुए। उस टाइम में इस लैंग्वेज को सी विद क्लासेस से जाना जाता था। हालांकि 1983 में इसे सी प्लस प्लस के नाम से जाने जाने लगा और उसके बाद से अभी तक हम इसे सी प्लस प्लस के ही नाम से जानते हैं। फैक्ट्स बताएं तो सी प्लस प्लस दुनिया का पहला ऐसा लैंग्वेज नहीं था जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। इससे पहले भी एक सिमुला 67 नाम की लैंग्वेज थी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती थी। सी की अगर बात करें तो सी का बहुत यूज है। जावा की जो कोड है, जावा जो लैंग्वेज है, उसकी भी कोडिंग सी प्लस प्लस के अंदर ही की गई है। मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ वगैरह की भी कोडिंग सी प्लस प्लस में ही की गई है। सी प्लस प्लस वर्ल्ड का 4th मोस्ट यूज किया गया वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हालांकि ये चौथा क्यों है, पहला क्यों नहीं है, इसके बारे में तो जो इंडस्ट्रीज है वही अपने यूज़ के अकॉर्डिंग ये रैंकिंग डिसाइड करती है कि कौन सा लैंग्वेज कितना यूज हो रहा है, उसको कौन से लैंग्वेज की कितना ज़रूरत होती है। उस बहुत सारे पैरामीटर है जिसको देख करके लैंग्वेज की रैंकिंग की जाती होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज कहने का मेरा फिर से यही मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो मिडिल लेवल है इसे आप ऐसा समझ लें कि सी प्लस प्लस की हम ब्रांड वैल्यू की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये हार्डवेयर के साथ बहुत करीब से कम्युनिकेट हो रहा है, इसलिए हम इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज बोल रहे हैं। सी प्लस प्लस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। सी प्लस प्लस के 3 डिफरेंट ट्रेडिशन हैं। पहला है प्रोसीजरल लैंग्वेज, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सी प्लस प्लस है वो सी के सारे फीचर्स को अडॉप्ट करता है। यानी हम सी प्लस प्लस में भी सी के कोड्स को लिख सकते हैं, उसके रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सी जो था हमारा प्रोसीजरल लैंग्वेज था, तो हम सी प्लस प्लस में ही प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम अगर क्लास ऑब्जेक्ट्स ना भी बना रहे हों फिर भी हम सी के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके सी प्लस प्लस में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसके लिए सी को हम जानते ही हैं कि सी इसको सपोर्ट करता है। तीसरा जो है वो जेनरिक प्रोग्रामिंग है, सपोर्टेड बाय सी प्लस प्लस टेम्पलेट्स। इन तीनों, हालांकि सी ये जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस तो आगे करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जेनरिक पे ही पूरा सी प्लस प्लस है। तो इसकी तो खूब चर्चा हम आगे के वीडियोज़ में करेंगे। तीसरा हम ये भी देख लेते हैं थोड़ा सी और सी प्लस प्लस में कंपैरिजन देखा जाए कि सी में क्या कमी थी जिसके कारण सी प्लस प्लस को बनाया गया है। तो सी को तो पहले देख लेते हैं कि ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी जो था वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता था, सी प्लस प्लस है बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। सी में अगर कोई लार्ज प्रोग्राम होता था तो छोटे छोटे स्मॉल प्रोग्राम्स के तरह हो जाता था, जिसे फंक्शन के नाम से हम जानते हैं। लेकिन अगर इसमें सी प्लस प्लस में है तो वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू डिवाइड रहते हैं। हमने एक क्लास बना दिया, उसका कोई ऑब्जेक्ट बना दिए, हम कोई दूसरा क्लास बनाएंगे, उसका भी ऑब्जेक्ट बना देंगे। मतलब यहाँ पे हम सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी का थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, जो आगे के पॉइंट्स में भी हम देखेंगे। फंक्शन जो है सी में वो ग्लोबल डाटा शेयर करती थी, लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर किसी क्लास के अंदर में आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो सारे क्लास
बनाएंगे, जितने भी क्लास आप बना रहे हैं या मेन फंक्शन यहाँ तक कि आप बना रहे हैं, वहाँ भी आप डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो C++ ने डाटा सिक्योरिटी पे बहुत जोरों शोरों से काम किया और बहुत ध्यान दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि डाटा जो है ओपनली पूरे सिस्टम में फंक्शन टू फंक्शन सी में घूम सकता था, लेकिन सी में ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी एक्सटर्नल फंक्शन में जो क्लास के बाहर है, वहाँ पे आप किसी भी क्लास के अंदर के डाटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सी में इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं था और C++ में इनहेरिटेंस पॉसिबल है। इनहेरिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि इनहेरिटेंस के कारण हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज होती है। हम फीचर्स को इनहेरिट करें, पीछे मतलब हमने जो पहले कोड लिखा है उसका यूज़ करें, तो हमें कम मेहनत करनी पड़ती है और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी रेडी हो जाता है। जो भी हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है वो आसानी से लॉन्च कर लेते हैं। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब पीछे जो हमने कोड लिखा है उसको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी C++ में। लेकिन अगर सी की बात करें तो यहाँ पे इनहेरिटेंस होता ही नहीं था, तो इसके लिए हमेशा कोड तो लिखना ही पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ की। तो जब हम प्रोग्रामिंग करने जाएंगे कंपाइलर पे, तो वहाँ पे हमारा जो मेन काम है वो क्या करना है, एक हेडर फाइल बनाना है। उसके बाद C++ में क्लास डिफाइन करना है, क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन बनाना है, इसके बाद एक मेन फंक्शन बनाना है। ये मेन फंक्शन ही इसमें एंट्री पॉइंट बोल सकते हैं अपन। C++ का एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन ही है। तो अपन थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हालांकि हम जो यहाँ पे कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं वो है देव C++। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन इसका बहुत इजी है। डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिए और नेक्स्ट 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 और फिनिश, और ये इंस्टॉल हो गया। तो हम आते हैं अपने कंपाइलर पे, देखते हैं। थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिएगा कि पहले क्या करना है, हमको हेडर फाइल बनाना है। और चूंकि अभी हमने क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा है, इसलिए हम क्लास तो डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन हम हेडर फाइल डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद हम मेंबर फंक्शन बना सकते हैं। हालांकि फंक्शन भी अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो हम हेडर फाइल और मेन के थ्रू ही एक प्रोग्राम बना के दिखा रहे हैं आपको। हम देव C++ पे आ गए और यहाँ पे हम पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। हैशटैग इंक्लूड IOStream, नीचे लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन। इसके बाद हम इंट मेन फंक्शन बना लेते हैं। जो यहाँ C++ में मेन फंक्शन क्या है, हमारे एंट्री पॉइंट है। इसके अंदर चलिए हम एक कोड लिखते हैं cout। हालांकि जो लोग C पढ़े होंगे वो किसी चीज़ को मॉनिटर पे प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते थे, printf। लेकिन यहाँ पे हम cout का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग printf का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि C++ जो है वो C के सारे फीचर्स को अडॉप्ट करता है, तो हम printf तो लिख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम cout भी लिख सकते हैं। ये काफ़ी आसान हो गया। जैसे हम अब यहाँ प्रिंट कर देते हैं हेलो एवरीवन, और सेमीकोलन लगाते हैं और फिर इसको कंपाइल एंड रन कर देते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ प्रिंट हो गया क्या, हेलो एवरीवन दिख रहा होगा, हेलो एवरीवन। यहाँ हुआ क्या, एक्चुअली मैं समझा रहा हूँ। इंक्लूड IOStream नाम का हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड किया। अब हाँ, आप बोल सकते हैं कि
यूजिंग नेम स्पेस std, ये कहाँ से लिख दिया? ये तो फिर हमने बताया भी नहीं था बेसिक स्ट्रक्चर में। हमने तो बोला था कि हेडर फाइल इंक्लूड कीजिए, इसके बाद क्लासेस बनाइए, अगर क्लासेस नहीं बना रहे हैं तो आप मेन फंक्शन बनाइए और मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोडिंग करना है वो कीजिए। लेकिन ये यूजिंग नेम स्पेस std क्या है, इसके बारे में हम आगे की वीडियोज में बहुत अच्छी तरीक़े से चर्चा करेंगे। हालांकि अभी के लिए आप यही जान लीजिए कि अगर हम यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे सी आउट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर को सी आउट के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा कि सी आउट है क्या, और वो हमें एरर दे देगा। जैसे मैं आपको यहाँ से ये यूजिंग नेम स्पेस std को हटा के दिखाता हूँ। अब मैं कंपाइल एंड रन किया और अब देखिए क्या हो गया, हमें देने लगा एरर। कौन से लाइन में? तीसरे लाइन में। तीसरे लाइन में हमें क्या एरर दे रहा है, यहाँ पे देखें तो सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन स्कोप। बोल रहा है कि सी आउट तो कहीं डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, कंपाइलर को समझ में नहीं आ रहा है कि सी आउट एक्चुअली है क्या। इस प्रॉब्लम से दूर जाने के लिए, राहत पाने के लिए हम लिख सकते हैं std स्कोप रेजुलेशन, और फिर अगर हम प्रोग्राम रन करें तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा और दिखा रहा है क्या, हेलो एवरीवन। अब हम चाहते ये नहीं है कि यार हर एक जगह हमें std ये इतना बड़ा लिखना पड़े, स्कोप रेजुलेशन ये सब कुछ, इसलिए हम ग्लोबली यूजिंग नेम स्पेस std यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हालांकि हम जब नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, और जब हेडर फाइल हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम नेम स्पेस के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, क्योंकि अभी हम एक जनरल स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रहे हैं, स्पेस std सेमीकोलन। अब हम इस प्रोग्राम को बहुत आसानी से रन करेंगे और रन हो जाएगा। तो आपको समझ में थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा कि यूजिंग नेम स्पेस std का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो कंपाइलर को ये पता ही नहीं लग पाएगा सी आउट एक्चुअली है क्या। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो आपके पास पहुंच सकें, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हम जो देव C++ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। थैंक यू।